शकूरपुर गांव में रुपेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपाली और 2 बच्चों के साथ रहता था। मेहनत से दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। रूपाली, अब तो हिम्मत टूट रही है। खेत में कुछ उगता नहीं, मजदूरी करने जाऊं तो काम मिलता नहीं, बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। घबराओ मत, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं। हम मेहनत से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। कल मैं गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कोई उपाय मिले। अगली सुबह रूपाली गांव के मंदिर की ओर गई। वहां उसने एक साधु बाबा को बैठे देखा। उनके चेहरे पर तेज था और वे बहुत शांत लग रहे थे। रूपाली उनके पास गई और अपनी परेशानियां बताई। बाबा, हम बहुत गरीब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चलता। आप कोई राह दिखाइए। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर बाबा, हमारे पास कोई साधन नहीं है। साधु बाबा ने पास बंधे घोड़े की ओर इशारा करते हुए बोले, यह घोड़ा अब से तुम्हारा हुआ, इसका अच्छा इस्तेमाल करना, यह तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। रूपाली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने घोड़े को ले लिया और धन्यवाद कहकर घर लौट आई। यह घोड़ा कहाँ से लाई हो रूपाली? साधु बाबा ने दिया है। कहा है कि यह हमारी तकदीर बदल सकता है। पर घोड़ा लेकर हम क्या करेंगे? जी, हम इसे इस्तेमाल करके लकड़ी बेचने का काम कर सकते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और बाजार में बेचेंगे। रुपेश को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन वे जंगल गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और घोड़े पर रखकर बाजार पहुंचे। लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गईं। रूपाली और रुपेश की मेहनत रंग लाने लगी थी। घोड़े की मदद से उनका लकड़ी बेचने का कारोबार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। बच्चों के पेट भरने लगे थे और धीरे धीरे वे कर्ज भी चुकाने की स्थिति में आ रहे थे। लेकिन गांव का लालची साहूकार यह सब देखकर जल भुन गया। वह सोच रहा था कि अगर रुपेश जल्दी कर्ज चुका देगा तो ब्याज से मिलने वाला उसका फायदा खत्म हो जाएगा। वह नहीं चाहता था कि कोई गरीब इस तरह उसकी पकड़ से बाहर निकले। यह रुपेश दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा कर्ज चुका देगा। यह हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं है। मालिक, हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए और यह फिर से मेरे कर्ज में फंस जाए। मालिक, पर हम कर क्या सकते हैं? वह तो रोज जंगल से लकड़ी लाकर बेचता है। उसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा क्या है? वो उसका घोड़ा। बिल्कुल, अगर उसका घोड़ा ही ना रहे तो वह लकड़ी बेच ही नहीं पाएगा और उसका काम ठप हो जाएगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें उसका घोड़ा चुराना होगा? बिल्कुल, और यह काम रात के अंधेरे में होगा, जब रुपेश और रूपाली गहरी नींद में होंगे। दोनों नौकरों ने सहमति में सिर हिला दिया। साहूकार ने उन्हें घोड़े को चुराने का सही समय और तरीका समझाया और उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए भेज दिया। रात के समय दोनों नौकर धीरे धीरे रुपेश के आंगन में घुसे। घोड़ा पास के एक पेड़ से बंधा हुआ था और शांत खड़ा था। सुन, घोड़े को चुपचाप खोलना, कहीं यह आवाज करके रुपेश और उसकी पत्नी को जगा ना दे। हाँ, लेकिन अगर घोड़ा हिलने डुलने लगा तो? मैं इसके मुंह पर कपड़ा बांध देता हूं ताकि यह कोई आवाज ना करे। दूसरे नौकर ने हिम्मत करके रस्सी खोली और पहले नौकर ने घोड़े के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। अब वे धीरे धीरे घोड़े को लेकर बाहर निकलने लगे, लेकिन रूपाली नींद में भी सतर्क थी। उसे कुछ आहट सुनाई दी और उसकी नींद टूट गई। रुपेश, उठो, मुझे कुछ अजीब आवाज आ रही है। क्या हुआ रूपाली? इतनी रात को कौन आएगा? रूपाली ने जल्दी से खिड़की के बाहर झांका। उसने देखा कि 2 लोग उनके आंगन में हैं और घोड़े को ले जा रहे हैं। दोनों नौकरों को रूपाली के जागने की आहट पता चल गई।
फिर वे लोग घोड़े को छोड़कर दौड़कर भाग जाते हैं। हमें इन चोरों की शिकायत मुखिया जी से करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो रूपाली, मगर तुम्हें क्या लगता है ये दोनों चोर कौन हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि वे साहूकार के नौकर थे, पर मैं अच्छे से चेहरा देख नहीं पाई। फिर दोनों पति पत्नी मुखिया के पास जाते हैं और दोनों चोरों के बारे में बताते हैं। मुखिया साहूकार का अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वह साहूकार के प्रति कोई एक्शन नहीं लेता और रूपाली से कहता है, रूपाली, जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत ना हो तब तक मैं साहूकार को कुछ नहीं कह सकता। साहूकार के नौकरों के खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण मुखिया कुछ नहीं करता और रूपाली रुपेश दोनों घर आ जाते हैं। वे लोग अपने घोड़े का ध्यान अच्छे से रखने लगते हैं। अब वे लोग रात में अपने आंगन में चारपाई लगाकर घोड़े के पास ही सोते। इधर साहूकार के नौकर साहूकार को सारी बात बता देते हैं, पर साहूकार हार मानने वाला नहीं था। वह कोई दूसरी चाल चलने की सोचता है। रूपाली, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं, तो आज ही साहूकार के पैसे चुका दूंगा। भगवान आपकी इच्छा को पूरी करें, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि हमारे घोड़े के ऊपर किसी की बुरी नजर है। लकड़ियां बेचकर घर जल्दी आना, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है रूपाली, मैं ध्यान रखूंगा। रुपेश ने घोड़े के ऊपर लकड़ी रखकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वह बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। तभी बाजार में साहूकार खड़ा था। उसकी नजर रुपेश के ऊपर पड़ी। इस फटीचर को आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी ये शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। ये सोचकर वह रुपेश के पास पहुंचकर बोलता है, ए लकड़ी वाले, सारे लकड़ियां बेचनी है क्या? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 150 लूंगा मालिक। सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उस हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर, इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? तब ठीक है, ये लो 150 और अपने घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। अच्छा हुजूर। पैसे लेने के बाद रुपेश घोड़े को लेकर साहूकार के पीछे पीछे चल पड़ता है। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है। ये सोचते हुए रुपेश साहूकार के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद साहूकार रुपेश और घोड़े को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियां तुम यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसी हुजूर की आज्ञा। ऐसा कहकर रुपेश ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तब लकड़हारे, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुम्हें सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो आपको 150 बदले सारी लकड़ियां बेची। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्कों के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में है उस हालत में बेचेगा? साहूकार की बात सुनकर रुपेश के होश उड़ गए। हुजूर, आप यह क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहां से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर। मैं गरीब आदमी हूं, बर्बाद हो जाऊंगा। रुपेश बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन साहूकार ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। साहूकार लोगों के कहने पर लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो साहूकार का प्रिय मित्र था। उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपनी सामान की कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए घोड़ा उसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई हक नहीं।
बेचारा रुपेश अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ अपना घर पहुंचा। अरे, ये आपकी आंख में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं रूपाली, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। रुपेश ने सारी बातें रूपाली को सुनाई। सारी बातें सुनकर रूपाली ने अपने पति रुपेश की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गए, लेकिन सुबह दुख के कारण रुपेश चारपाई से उठ न सका। अपने पति की हालत देखकर रूपाली बोली, लाओ, वो 150 रुपए जो तुम्हें साहूकार ने कल दिए थे, वो रुपये मुझे दे दो। मैं आज फिर से एक घोड़ा खरीद कर लाऊंगी और मैं खुद बाजार में जाकर लकड़ी बेचूंगी। रूपाली रुपेश से 150 रुपए लेकर बाजार की ओर निकल पड़ती है। हे प्रभु, इनकी रक्षा करना। बेचारे बहुत परेशान हैं। कैसे भी करके मुझे इनकी परेशानी को दूर करना है। मुझे अन्याय से लड़ने की शक्ति देना प्रभु। अब तो आप ही का सहारा है प्रभु। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ये सोचते सोचते वह वहाँ से चली जाती है और बाजार से एक घोड़ा खरीदकर घर ले आती है। मैं लकड़ी बेचने जा रही हूँ, तुम खाना निकाल कर खा लेना। ठीक है रूपाली, तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा राह देखूंगा। रूपाली ने घोड़े के ऊपर लकड़ी का गट्ठर बांधा और बाजार की ओर रवाना हो गई। अगर मुझे वह बेईमान साहूकार मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ ले लो, सस्ती में लकड़ियाँ ले लो। उस रोज भी वह साहूकार किसी को ठगने के विचार में बाजार आया था। उसने लकड़ियाँ बेच रही रूपाली की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से मेरे लिए एक शिकार भेज दिया। कल मुझे एक घोड़ा मिला था और आज भी मुझे फिर से घोड़ा मिल जाएगा। यह सब सोचकर साहूकार रूपाली के पास पहुंचा। क्या कीमत है तुम्हारी लकड़ियों की? 150 रुपये मालिक। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्के भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर है तो बोलिए। यह औरत तो बहुत चालाक लग रही है। खैर, कोई बात नहीं, इसकी जल्द अक्ल समझ में आ जाएगी। अक्ल तो बहुत जल्द तेरी ठिकाने लगने वाली है साहूकार। क्या सोच रहे हैं हुजूर? जल्दी बताइए, नहीं तो फिर मैं दूसरे ग्राहक को आवाज दूंगी। ठीक है, मुझे 150 रुपए में यह मंजूर है, मगर लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में तुम्हें बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? साहूकार की बात सुनकर रूपाली चौंक पड़ी और मन में सोचने लगी। आज इसकी खैर नहीं, इससे मैं ऐसा बदला लूंगी कि यह मुझे याद ही रखेगा। अरे जल्दी करो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे पैसे होंगे। रूपाली की बात सुनकर साहूकार चौंक उठा, फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब देर न कर, अपने घोड़े के साथ मेरे पीछे पीछे चल। रूपाली भी अपने घोड़े को साहूकार के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब बात सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। यह सब सोचते सोचते रूपाली साहूकार के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख औरत, तुमने क्या सौदा किया था? शर्त याद है या मैं याद दिलाऊं? मैंने कहा था लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में चाहिए। मतलब मैंने घोड़े समेत लकड़ियां खरीदी थी, इसलिए तुम्हारा घोड़ा भी अब मेरा है। चलो, इसको अब खंबे से बांध दो। ओह, ये शर्त तो मैं भूल ही गई थी। माफी चाहती हूँ, अभी घोड़ा बांध देती हूँ। और रूपाली ने चुपचाप घोड़े को खंभे से बांध दिया। मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मेरी भी कीमत दे दीजिए। जरूर जरूर, लो संभालो अपनी सौदे की कीमत। हुजूर, यह आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से लकड़ियां जिस हालत में थीं, उस हालत में लकड़ियों के साथ साथ मेरा घोड़ा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो ये वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह होंगे। उस समय पैसे आपकी धोती में थे, इसीलिए पैसों के साथ साथ आपको अपनी एक तंग काट कर मुझे देनी होगी। शर्त के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए,
पैसों के साथ अपनी एक टांग भी काट कर दीजिए। रूपाली की बात सुनकर साहूकार के होश उड़ गए। क्या बक रही है तू? बक नहीं रही मालिक, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको पैसों के साथ अपनी एक टांग भी देनी होगी। तुम्हारी ये मजाल। मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं मालिक, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। रूपाली जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो। मुझे इस बेईमान मालिक से न्याय दिलाओ। अरे ये तो लेने के देने पड़ गए। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुनूंगी मालिक, कि पहले आप मुझे अपनी एक टांग काट कर दीजिए। अरे टांग के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारी सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 10,000 रुपए भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। रूपाली और साहूकार का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए। रूपाली ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोली, अब आप लोग सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सोने के सिक्कों के साथ साथ इसकी टांग भी मिलना चाहिए या नहीं। हाँ, मिलना चाहिए। साहूकार, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपनी टांग इसी औरत को देनी होगी, बिल्कुल देनी होगी, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। सरपंच जी की बात सुनते ही साहूकार का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। रूपाली और साहूकार इस समय सरपंच जी के पास पहुंचे, जो साहूकार का घनिष्ठ मित्र था, और इस बात की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूँ तो सारे लोग मुझे अधर्मी समझेंगे, और यह बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि रूपाली बोल पड़ी। मुझे गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। सारी बातें सुनने के बाद सरपंच ने कहा, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी यह साहूकार ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटा, तुम एक इंसान की टांग लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो टांग के बदले जो कुछ भी साहूकार दे रहा है उसे अतिरिक्त 20,000 रुपये और ले लो। नहीं सरपंच जी, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसकी एक टांग ही चाहिए। सरपंच ने रूपाली को बहुत समझाया। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं। नहीं, मैं इसकी यह शर्त पूरी करने को तैयार नहीं हूं। यह कीमत बहुत ज्यादा है। यदि यह कीमत इसकी एक टांग से ज्यादा है तो मुझे एक टांग ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करें, इसकी एक टांग काट कर दिलवाइए। घर में मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। साहूकार, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपनी टांग काट कर देना या फिर 50,000 रुपए, यह हमारा फैसला है। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ ना कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन साहूकार से कहना पड़ा। मजबूरन साहूकार को रूपाली को 50,000 रुपये और साथ में घोड़ा भी देना पड़ता है। खुशी खुशी रूपाली घर आ जाती है और सारी कहानी अपने पति रुपेश को बताती है। फिर रूपाली और रुपेश साहूकार के घर जाते हैं और उसके सारे पैसे वापस कर देते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चालाकी का जवाब समझदारी से देना चाहिए, ना कि कमजोरी से। शकूरपुर गांव में रुपेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपाली और 2 बच्चों के साथ रहता था। मेहनत से दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। रूपाली, अब तो हिम्मत टूट रही है। खेत में कुछ उगता नहीं, मजदूरी करने जाऊं तो काम मिलता नहीं, बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। घबराओ मत, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं। हम मेहनत से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। कल मैं गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कोई उपाय मिले। अगली सुबह रूपाली गांव के मंदिर की ओर गई। वहां उसने एक साधु बाबा को बैठे देखा। उनके चेहरे पर तेज था और वे बहुत शांत लग रहे थे। रूपाली उनके पास गई और अपनी परेशानियां बताई। बाबा, हम बहुत गरीब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चलता। आप कोई राह दिखाइए। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है।
तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर बाबा, हमारे पास कोई साधन नहीं है। साधु बाबा ने पास बंधे घोड़े की ओर इशारा करते हुए बोले, यह घोड़ा अब से तुम्हारा हुआ। इसका अच्छा इस्तेमाल करना। यह तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। रूपाली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने घोड़े को ले लिया और धन्यवाद कहकर घर लौट आई। यह घोड़ा कहाँ से लाई हो रूपाली? साधु बाबा ने दिया है। कहा है कि यह हमारी तकदीर बदल सकता है। पर घोड़ा लेकर हम क्या करेंगे? जी, हम इसे इस्तेमाल करके लकड़ी बेचने का काम कर सकते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और बाजार में बेचेंगे। रुपेश को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन वे जंगल गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और घोड़े पर रखकर बाजार पहुंचे। लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गईं। रूपाली और रुपेश की मेहनत रंग लाने लगी थी। घोड़े की मदद से उनका लकड़ी बेचने का कारोबार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। बच्चों के पेट भरने लगे थे और धीरे धीरे वे कर्ज भी चुकाने की स्थिति में आ रहे थे। लेकिन गांव का लालची साहूकार यह सब देखकर जल भुन गया। वह सोच रहा था कि अगर रुपेश जल्दी कर्ज चुका देगा तो ब्याज से मिलने वाला उसका फायदा खत्म हो जाएगा। वह नहीं चाहता था कि कोई गरीब इस तरह उसकी पकड़ से बाहर निकले। यह रुपेश दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा कर्ज चुका देगा। यह हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं है। मालिक, हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए और यह फिर से मेरे कर्ज में फंस जाए। कृष्णानगर में रतन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम बिरजू था। बिरजू भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती था। जब बिरजू छोटा था तभी उसकी मां का देहांत हो गया था। बिरजू के पिता ने फैसला किया कि वह दूसरी शादी नहीं करेगा और खुद ही बिरजू को पालेगा। दोनों बाप बेटे प्रधान मुसद्दीलाल के यहाँ नौकरी करते थे। प्रधान उन्हें रोजाना उनकी मेहनत के बदले उन्हें केवल 2 किलो अनाज देता था। इतने अनाज में बड़ी मुश्किल से दोनों बाप बेटों का गुजारा होता था, इसलिए वह दोनों हमेशा भूखे ही रहते थे। एक दिन बिरजू अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें प्रधान की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। हमें कुछ और काम करना चाहिए या फिर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करनी चाहिए। प्रधान हमें इतना कम अनाज देता है, हमारा पेट भी सही से नहीं भरता है और हम हमेशा भूखे ही रहते हैं। भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे पिताजी? बेटा, कह तो तू बिल्कुल सही रहा है। भूखा रहने की वजह से मुझे भी बहुत कमजोरी आ गई है। हमेशा चक्कर से आते रहते हैं। कभी कभी तो मेरी आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम प्रधान की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम प्रधान की नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करेंगे तो प्रधान हमें तलाश करवाकर सूली पर लटका देगा। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप प्रधान की नौकरी करते रहे। अब तू जाकर जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आ, मैं खाना पका दूंगा बहन। बिरजू अपने पिता के कहने पर जंगल से लकड़ी लेने चला जाता है। तभी रतन के घर एक बुढ़िया आती है। वह रतन से कहती है, रतन, तूने जिंदगी भर मुसीबत काटी है। अब और अपनी जिंदगी मुसीबत में मत काट। कभी तू चैन से बैठकर 2 रोटी नहीं खा पाया। तेरा बेटा कब का जवान हो गया है, तू उसकी शादी क्यों नहीं कर लेता? घर में बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों को खाना तो बनाना नहीं पड़ेगा। तुम थके हारे मजदूरी करके आते हो और फिर भोजन बनाते हो। अगर बहू आ जाएगी तो तुम्हें बहुत से कामों से राहत मिल जाएगी। बिरजू की शादी हुए 1 साल बीत चुका है। क्या कहा तूने? बिरजू की शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन तूने कभी किसी को बताया नहीं।
आखिर क्या वजह है इसकी? जरा मुझे भी तो पता चले। बहन, वजह तो कुछ नहीं। बिरजू की बहू अपनी माँ के घर है। माँ के घर क्यों है? तूने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? बेटे की शादी क्या बहू को मैके में छोड़ने के लिए की जाती है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं कि वह अपनी पत्नी को मैके से लेकर आए? तू आज ही बिरजू को भेज दे बहू को लेकर आने के लिए। कैसे भेज दूं बहन? हमारे घर में तो एक कूलर तक नहीं है जिसकी वह बेचारी आकर ऐसी गर्मी में आराम से हवा खा सके, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कूलर खरीद कर ला सकें। और फिर बिरजू के पास ऐसे कपड़े भी तो नहीं हैं जिन्हें पहनकर वह अपने ससुराल जा सके। उसके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, उनमें भी 10 पैबंद लगे हुए हैं। पैबंद लगे हुए कपड़े पहनकर जाता हुआ बिरजू भला कैसे अच्छा लगेगा? अरे वाह रे रतन, मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझती थी, लेकिन तू तो मूर्खों से भी बड़ा मूर्ख है। बस इतनी सी बात के ऊपर तूने बिरजू की बहू को उसकी माँ के घर छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही थी कोई बड़ा बखेरा है। यह भी भला कोई बात हुई कूलर और कपड़ों की वजह से तू बहू नहीं लेकर आ रहा। चल, मैं दूंगी तुझे कूलर, बहू को बैठने के लिए और बिरजू के लिए नए कपड़े भी लाऊंगी। इतना कहकर बूढ़ी अपने घर चली जाती है। उसके बाद रतन सोचने लगता है, बहन सही कहती है, मुझे बिरजू की बहू को बुला लेना चाहिए। अगर बहू आ जाएगी तो घर के कामों से हमें राहत मिल जाएगी। मैं कल ही भेज दूंगा बिरजू को बहू को लेने के लिए। फिर रतन बुढ़िया के घर आता है और बुढ़िया से बिरजू के लिए कपड़े और कूलर ले आता है। बिरजू कूलर देकर अपने पिता से कहता है, आप ये कूलर कहाँ से लाए हो? बेटा, मुझे यह कूलर तेरी कमला चाची ने दी है और उन्होंने तुझे नए कपड़े भी दिए हैं। लेकिन पिताजी, कमला चाची ने तुम्हें यह कूलर और नए कपड़े क्यों दिए हैं? बेटा, कमला ने कूलर तेरी बहू के लिए दिया है और यह नए कपड़े तेरे लिए। मैं कहता हूँ कल तू इन कपड़ों को पहनकर अपने ससुराल चला जा और अपनी बहू को ले आ। लेकिन पिताजी, हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं। ऐसे में हम ममता को क्या खिलाएंगे? वह हमारे घर का हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? यह सब जानता हूं मैं बेटा, लेकिन बहू को जिंदगी भर के लिए मायके में भी तो नहीं छोड़ा जा सकता है। कभी ना कभी तो उसे लाना ही होगा। इसीलिए एक काम कर, तू कल ही जाकर उसे ले आ। ठीक है पिताजी, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कल ही ममता को ले आऊंगा। अगले ही दिन बिरजू ममता को लेने अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में बिरजू की खूब मेहमान नवाजी होती है। बिरजू 1 हफ्ते तक ससुराल में रुकता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी ममता को लेकर अपने घर चल देता है। लेकिन रास्ते में बिरजू सोचने लगता है, अभी तो हमारे घर में बहुत गंदगी हो रही है। ममता देखेगी तो क्या कहेगी? एक काम करता हूँ, ममता को कमला चाची के घर छोड़ आता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा। बिरजू अपनी पत्नी को बुढ़िया के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब रतन ने बिरजू को अकेले आता देखा तो वह बिरजू से बोला, बेटा, तू अकेला ही आ रहा है? तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लाया? पिताजी, मैं ममता को ले आया हूँ, लेकिन मैं उसे कमला चाची के घर छोड़ आया क्योंकि हमारे घर में बहुत गंदगी हो रही है। सारा सामान यहां वहां बिखरा हुआ है। ममता ये सब देखेगी तो शायद उसे अच्छा ना लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तो ममता को अपने घर ले आऊंगा। बेटा, साफ सफाई तो बाद में होती रहेगी। पहले तू प्रधान के पास चल। वो तुझे 3 दिन से रोज बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज कोई ना कोई बहाना लगा देता हूं। तुझे अपनी ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं प्रधान तेरे से क्या कहेंगे। बिरजू बगैर सफाई किए अपने पिता के साथ चल पड़ता है। उधर बुढ़िया ने ममता की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी, तुम बहुत समझदार हो। भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। बुढ़िया की बात सुनकर ममता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगी, क्या ये घर उसका नहीं है? तो उसने हिचकिचाना से पूछा, माँ जी, ये बिरजू का घर नहीं है, तो फिर बिरजू का घर कौन सा है? आओ, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। बेटी, बिरजू प्रधान के यहाँ काम करने गया है, इसीलिए तुझे मेरे घर छोड़ गया था। तू अभी नई नवेली बहू है, घर में अकेले कैसे रहती? अब तो वह आने ही वाला होगा। चल, उसके आने से पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ आती हूँ। फिर बुढ़िया ममता को उसके घर छोड़ आई। ममता को बिरजू का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था। देखने में ऐसे मालूम होता था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगी है। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था।
घर की यह हालत देखकर ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है, हे मेरे खाटू श्याम जी, पिछले जन्म में मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। इस घर में तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ममता बहुत समझदार और होशियार थी। उसने सोचा, ये मेरे नसीब का एक हिस्सा है, अब मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना होगा। वह हिम्मत करके उठी और घर की साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने पूरा घर साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से लगा दिया। उसके बाद वह बुढ़िया के दिए हुए कूलर के सामने बैठकर बिरजू के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, लेकिन बिरजू और उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। ममता बेचैन होने लगी। इतना बड़ा घर और उस घर में वह अकेली, उसका दिल घबराने लगा कि कहीं कोई गैर मर्द आकर उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उतने में ही बिरजू और उसके पिता हाथ में अनाज का थैला लिए घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वह हीरे की तरह चमक रहा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हुए। फिर बिरजू ने 2 किलो अनाज, जो उन्हें प्रधान देता था, अपनी पत्नी को दे दिया और फिर बोला, लो ये पका लो। ममता को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो बिरजू से पूछने लगी, यह अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है, तुम्हें अनाज थोड़ा फालतू लाना चाहिए था। ममता प्रधान, मुझे और पिताजी को एक दिन काम करवाने के बदले केवल 2 किलो ही अनाज देता है। अब तुम ही बताओ, मैं फालतू अनाज कहां से ले ममता? आप लोग प्रधान के यहाँ पूरा दिन मेहनत करते हो और प्रधान तुम्हें 2 किलो अनाज देकर बहका देता है। प्रधान तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। बेटा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? प्रधान की बात टालने की हिम्मत किसमें है? आज से तुम 2 किलो अनाज मत लाना। कल आप प्रधान से कहना, प्रधान हमारा इस अनाज में पेट नहीं भरता है, हम भूखे रह जाते हैं। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दो। और सुनो, प्रधान से यह बात कहते हुए तुम बिल्कुल भी डरना मत। अगर प्रधान तुम्हें 5 किलो अनाज देने के लिए राजी हो जाए तो ठीक है, वरना तुम काम के लिए मना कर देना। अगर प्रधान को तुम्हारे काम की जरूरत होगी तो वह तुम लोगों से काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। अभी तुम प्रधान को जानती नहीं हो जो तुम ये बात कर रही हो। अगर हमने प्रधान से कह दिया ना तो हमारी जुबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे प्रधान तुम्हारी जुबान कटवा देंगे? तुमने किसी को लूटा तो नहीं है, तुमने चोरी तो नहीं की है और ना ही तुम झूठ बोल रहे हो। फिर तुम्हें किस बात का डर है? अपना हक मांग रहे हो और जो हक नहीं मांग सकता वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहती हूँ तुम एक बार प्रधान से अनाज बढ़ाने के लिए बात जरूर करना। ठीक है बेटा, तू इतना कह रही है तो मैं कल प्रधान से अनाज बढ़ाने के बारे में जरूर बात करूंगा। अब तुम इस अनाज को बना लो। अगले दिन बिरजू और उसका पिता रतन प्रधान के पास गए और फिर रतन प्रधान से बोला, प्रधान जी, मैं यहाँ आपसे अपने अनाज के बारे में बात करने आया हूँ। आप हमें पूरे दिन मेहनत करने के बाद केवल 2 किलो अनाज ही देते हो। इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता, हमें ज्यादातर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए प्रधान आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। रतन, ये बात तुम्हें पहले बतानी थी। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम भूखे रहोगे तो खाली पेट काम कैसे करोगे? मैं आज से ही तुम्हारा अनाज 6 किलो कर देता हूँ। प्रधान का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। जब ममता ने बिरजू के सिर पर अनाज का बड़ा थैला देखा तो वो समझ गई कि प्रधान ने उनकी बात मान ली है। फिर उसने उन दोनों से पूछा, इस थैली को देखकर मालूम होता है कि प्रधान ने तुम्हें 5 किलो अनाज दे दिया है। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं बेटी, प्रधान ने कुछ नहीं कहा। हमने प्रधान से अपनी मजदूरी का 5 किलो अनाज मांगा, लेकिन प्रधान ने हमें 6 किलो अनाज दे दिया।
आज से हमें रोजाना हमारी मेहनत का 6 किलो अनाज मिलेगा। हम प्रधान से खामखा डरते हैं, लेकिन प्रधान बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने हमारे साथ साथ सभी मजदूरों के अनाज में बढ़ोतरी करती है। सभी घर वाले बहुत खुश थे। रतन ने ममता को बहुत दुआएं दी। ममता बहुत होशियार थी। प्रधान द्वारा दिए गए अनाज से वह आधा अनाज बचा लेती थी और आधे को पका लेती। 2 महीने तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन उसने अपने ससुर से, आज आप प्रधान से कहना कि मैंने अपनी बेटे की शादी कर ली है। अब हम परिवार में 3 सदस्य हो गए हैं। आप जो अनाज हमें देते हो उससे हमारा पूरा नहीं पड़ता है। प्रधान जी, अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा दो तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है बेटी, हम प्रधान से ऐसा ही कहेंगे। प्रधान जी, मैंने अपने बेटे बिरजू की शादी कर दी है। अब हमारे घर में 3 सदस्य हो गए हैं। अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। अगर बेटी हम मजदूरी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इस तरह से तो हम भूखे मर जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, रतन, जो बिरजू की शादी कर दी। आज ही मैं तुम्हारा अनाज 10 किलो करवा दूंगा। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। 10 किलो अनाज को देखकर ममता बहुत खुश हुई। अब वह आधे से भी ज्यादा अनाज बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को पका लेती थी। यह सिलसिला 8 महीने तक चलता रहा। अब ममता ने काफी अनाज इकट्ठा कर लिया था। फिर एक दिन वह अपने पति और ससुर से बोली, बाबूजी, आज के बाद आप लोग प्रधान के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। कब तक आप दोनों मजदूरी करते रहोगे? मजदूरी से हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल सकता है और कुछ भी नहीं। आप लोग चिंता मत करो। आपको प्रधान जो अनाज देते हैं, मैंने उसमें से आधे से ज्यादा अनाज बचा लिया है। इस प्रकार मैंने काफी अनाज बचाकर इकट्ठा कर लिया है। अब तुम लोग बाजार में कोई दुकान खोल लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो कुछ ही दिनों में हमारा कारोबार अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान दिखाता हूँ और फिर कल से हम अनाज बेचना शुरू कर देंगे। रतन ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। ये सब देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश थे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो कुछ ना कुछ सामान घर के लिए जरूर लाते। एक दिन ममता अपने घर के आगे बैठी होती है। तभी उसकी नजर कोने पर पड़े एक सोने के हार पर पड़ती है। सोने का हार देखकर ममता की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। ममता जल्दी से हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह रख देती है जहां किसी की नजर ना पड़ सके। उसी दिन पूरे नगर में ढिनोज ने ऐलान किया, सुनो ए लोगों, जरा गौर से सुनो। एक चील प्रधान जी की पत्नी का सोने का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी इंसान को वह सोने का हार मिल जाए, वह हार को प्रधान को लौटा दे। इसके बदले प्रधान उस शख्स को मुंह मांगा इनाम देंगे। प्रधान जी की पत्नी के हार की खबर पूरे नगर में फैल गई। हर किसी की जबान पर प्रधान जी की पत्नी के हार की चर्चा थी। जब ये बात ममता को पता चली तो उसने हार के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। इसलिए प्रधान को अभी तक उनकी पत्नी का हार नहीं मिला। प्रधान बहुत परेशान था। वह अपने नौकर से हार के बारे में पूछता है। नहीं, प्रधान जी अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है। नौकर ढिनोद से दोबारा पूरे नगर में ऐलान करवा देता है। अगले दिन ममता अपने ससुर और पति से कहती है, मैंने सुना है प्रधान जी की पत्नी का हार चील लेकर उड़ गई है और जो भी शख्स उस हार को तलाश करके प्रधान को देगा, प्रधान उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। कहीं प्रधान झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं बहू, प्रधान कभी झूठ नहीं बोलते। वो जो भी वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। प्रधान को ज्योतिषियों ने बताया है कि हार किसी के घर के आगे पड़ा हुआ है। पिताजी, ज्योतिषी सही कहते हैं। हार हमारे घर के आगे पड़ा हुआ था। अब प्रधान जी की पत्नी का हार मेरे पास है। तुम प्रधान को यह हार ले जाकर दे दो। रतन ममता से हार ले जाकर प्रधान को दे देता है। रानी का हार देखकर प्रधान बहुत खुश होता है। उसके बाद प्रधान रतन से कहता है, रतन, हम तुमसे बहुत खुश हैं। शर्त के मुताबिक अब तुम हमसे जो कुछ भी मांगना चाहते हो वह मांग लो।
हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। प्रधान जी, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? आपके हमारे ऊपर पहले से ही बहुत एहसान है। यह तो मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। रतन, मैं जानता हूं तुम बहुत ईमानदार और एक सच्चे इंसान हो, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो अवश्य ही मांगना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूं। प्रधान जी, आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं पहले अपने घर पर मशवरा कर लो, उसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है रतन, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना कहो। उसके बाद रतन अपने घर चला जाता है। घर आकर वह ममता से बोलता है, आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब आप प्रधान से कहो कि प्रधान, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा दे दो तो उस पर हम खेती करके अपने परिवार का गुजारा सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं प्रधान से वैसा ही कह दूंगा। अगले दिन रतन प्रधान के सामने खड़ा हो गया। प्रधान रतन से बोला, रतन, परिवार वालों से क्या मशवरा करके आए हो? प्रधान जी, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे दें तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूँ। फिर मुझे और मेरे बेटे को मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है रतन, मैं आज ही तुम्हें 5 बीघा जमीन दिलवा देता हूँ। मेरी दुआ है इस जमीन पर खेती करके तुम खूब फलो फूलो और जीवन में आगे बढ़ो। अब रतन दिन रात खेत में मेहनत करता है और बिरजू अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वह बहुत मालदार हो जाते हैं। फिर बिरजू एक बहुत ही शानदार घर खरीद लेता है। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। इस प्रकार बिरजू की बहू की समझदारी और चालाकी से उसके गरीबी के दिन कुछ ही दिनों में अमीरी में बदल जाते हैं आए।